तो हेलो हाय वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी टॉपिक को समझने के लिए आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने जितना भी सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट यूज किया उसी को सोल्यूबिलिटी कहा जाता है, प्रोवाइडिंग दैट कि वो सॉल्यूशन अब और सॉल्यूट अपने अंदर नहीं मिलाएगा, माने वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। यानी अगर आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लाया जाए और आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए इतना सॉल्यूट इस्तेमाल हुआ अमाउंट में, वही उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। किसकी? सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी, राइट। तो आप इसको सिंपल सा रखिएगा दिमाग में समझने के लिए कि अगर मेरा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सोल्यूट जितना भी यूज हुआ था इन टर्म्स ऑफ अमाउंट वही सोल्यूबिलिटी होती है, राइट। चलिए आपको थोड़ा डेफिनेशन समझाते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशंस को कांस्टेंट कर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट उसी को सोल्यूबिलिटी कहा जाता है। बहुत ज्यादा सिंपल है, राइट। चलिए अब बच्चों हम जानते हैं यार सॉल्यूशन तो हमारे पास फिजिकल स्टेट के हिसाब से तीन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन में इस चैप्टर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर ही फोकस किया गया है। इसमें जितने टॉपिक्स हैं, जितना हमारा इस चैप्टर में अप्रोच है वो लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर ही लगता है। तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन जिसको हम इस चैप्टर में यार पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है बच्चों वो है लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन वी वुड हैव इज लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे कॉमन सॉल्यूशन यही वाला है। और हम जानते हैं जो लिक्विड सॉल्यूशन है, जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें एक केस है सॉलिड को लिक्विड में डाला गया है, यानी सॉलिड इन लिक्विड। बच्चों एक केस है जिसमें लिक्विड को ही लिक्विड में डाला गया है, लिक्विड इन लिक्विड। और एक केस है जिसमें गैस को लिक्विड में डाला गया है, गैस इन लिक्विड। तो सिंपल है, जो हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन जो है तीन केसेस में डिवाइडेड है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो यस आप ध्यान रखिएगा, हम इन दोनों को साथ में पढ़ाते हैं और इसको हम अलग पढ़ते हैं। जब मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि मैं आपको सॉलिड इन लिक्विड केस पढ़ा रहा हूं तो अंडरस्टूड है, मैं साइड बाय साइड लिक्विड इन लिक्विड की बात भी कर रहा हूं। और जो दूसरा केस है वो गैस इन लिक्विड है ऑब्वियसली। तो आप इस केस को सॉलिड इन सॉलिड को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हम लिक्विड इन लिक्विड की बात भी करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड की बात भी करेंगे। अगर हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है हम ये वाली टाइप भी पढ़ रहे हैं, और गैस इन लिक्विड को हम स्पेशल पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि वो स्पेशल है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सोल्यूबिलिटी केस 1, सॉलिड इन लिक्विड पैरेलल टू लिक्विड इन लिक्विड, राइट। चलो आओ। तो यस, तो हमने सबसे पहला जो केस बनाया है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्यूट होगा सॉलिड और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। देखते हैं कि ऐसे केस में सोल्यूबिलिटी को कैसे कम किया जाता होगा और कैसे ज्यादा किया जाता होगा। यानी इन शॉर्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, एक ही बात है, राइट। चलिए तो पहला फैक्टर है कि जो आप सॉल्यूट डालोगे पहले तो यार उसी पे ही डिपेंड करेगा कि सोल्यूबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी।
इसी में यह बात भी है कि जिसके अंदर आप सोल्यूट गिरा रहे हो, मतलब सोलवेंट, उसका नेचर कैसा है, राइट। तो इसमें दो बातें हम करेंगे, ध्यान से सुनिए। दो बातें मैं आपको बताऊंगा इसमें। एक रूल होता है, अगर आप सबने पढ़ा हो तो, लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक। ये रूल पता क्या कहता है? ये रूल कहता है कि पोलर सोल्यूट होगा, अगर पोलर सोल्यूट अगर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। और ये रूल कहता है एंड अगर नॉन पोलर सोल्यूट होगा, नॉन पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी पोलर सोल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और अगर नॉन पोलर सोल्यूट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। ये एक डिसॉल्व्स लाइक रूल। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सोल्यूट पोलर नेचर का है और किसी और केस में नॉन पोलर नेचर का है, तो दोनों की सोल्युबिलिटी यार अलग अलग ही होगी। ऊपर से सॉल्वेंट अगर आपका पोलर नेचर का है, दूसरे केस में नॉन पोलर नेचर का है, तो भी यार सोल्युबिलिटी आपकी अलग ही आएगी। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ये जनरल रूल होता है, ये मतलब यूनिवर्सल नहीं है, ये जनरल रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहता है कि पोलर चीज पोलर में घुलेगी, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में घुलेगी। मैं फिर बोल देता हूं, ये जनरल रूल है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो पानी में घुलता है, डिसॉल्व्स इन वाटर, डिसॉल्व्स इन वाटर। और आप जानते हैं वाटर क्या होता है? वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है बच्चों H2O, और H2O, H और O एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं एटम्स, उनसे जो मॉलिक्यूल बनता है वो पोलर होता है। तो पानी एक पोलर सॉल्वेंट है और NaCl उसमें घुलता है। NaCl भी मैं आपको बता दूं बच्चों, NaCl भी मैं आपको बता दूं तो NaCl भी पोलर नेचर का होता है, पोलर सोल्यूट। तो जैसा मैंने कहा कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है, राइट। ज्यादा समय भी हमें यहां पे खराब नहीं करना है, बस एक एक्सेस होना चाहिए कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक क्या होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं, ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया, एक और देख लीजिए, ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, कोई अल्केन अल्किन अल्काइन से मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन से मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा C2H6, C2H6 dissolves in बेंजीन, बेंजीन में घुलता है। आपको मैं बता दूं बच्चों, जो बेंजीन होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, राइट। और ये जो C2H6 है, इथेन, ये भी नॉन पोलर नेचर का है, नॉन पोलर सॉल्यूट, राइट। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर ही होती है, इसलिए उनसे बनता है जो मॉलिक्यूल वो नॉन पोलर नेचर का हो। तो ये है लाइक डिसॉल्व्स लाइक की स्टेटमेंट, और ये है उसका एक एग्जांपल जिसमें पोलर चीज बच्चों पोलर में घुल रही है और नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में घुल रही है। इतना आसान है ये। दूसरी एक बात और मुझे आपको बतानी है, वो भी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा भी। सोल्वेंट की ना एक टेंडेंसी होती है, जो सोल्यूट कितना घुलाएगी ये चीज निर्धारित करती है, उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो पानी का बहुत ज्यादा होता है। यानी जितने सॉल्वेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं
उसमें पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी सोल्यूबिलिटी मतलब सोल्यूबल करने की जो क्षमता है वो अधिक ही होती है और सॉल्वेंट्स के कंपैरिजन में। यही एक रीजन होता है कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो ध्यान ये भी रखिएगा, सॉल्वेंट्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ higher values of dielectric solvent, sorry, dielectric constant, right? Dielectric constant have greater tendency have greater tendency to dissolve solute। हालांकि जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानकारी है उसको पता होगा कि मैं जो ये ग्रीन कलर से लिखा हूं ये उन सोल्यूट्स के बारे में लिखा हूं जो आयनिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के बच्चों? आयनिक नेचर के, यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको वो वाला सॉल्वेंट बहुत बेहतरीन तरीके से घुलाता है अपने अंदर जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा होता है। और पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इट इज क्लोज टू अ न्यूमेरल वैल्यू 80। तो 80 इसका एक वैल्यू होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पानी का, जो कि सबसे ज्यादा है और सॉल्वेंट्स के मुकाबले, इसलिए इसकी क्षमता आयनिक कंपाउंड्स को घुलाने की सबसे ज्यादा होती है। मेरी बातें अगर आपने प्रॉपर सुनी है तो आप इसको शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने कॉपियों में लिख सकते हैं। तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, राइट? चलिए आइए, दूसरा है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और फिर पढ़ाएंगे आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर, राइट? तो क्या टेम्परेचर कम ज्यादा करने से सॉलिड और लिक्विड की सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर बदलती है क्या? ऑब्वियसली बदलती है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, with change in temperature, with change in temperature solubility of solute changes। मैं जनरली बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी जो होती है सोल्यूट की वो चेंज होती है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। और अगर ऐसा है तो इसमें बनते हैं बच्चों दो केस, इसमें बन जाते हैं फिर दो केस। देखो वो दो केस क्या है? एक केस तो बन जाता है बच्चों, एक केस बन जाता है कि अगर मैंने सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डाला और हीट रिलीज हुआ, यानी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी कम होगा और डिक्रीज करने से ज्यादा होगा। क्योंकि जो एक्सोथर्मिक फिनोमिना होते हैं वो लो टेम्परेचर पे बेहतर होते हैं, राइट? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्लास 11 नहीं भी आता है तो ये जनरल बात है, सामान्य बात है कि जो हीट रिलीज कर रहा है उसको आप जितना कम टेम्परेचर देंगे वो उतना बेहतर रिएक्शन करके आपको दिखाएगा। दूसरी बात, अगर आपने सोल्यूट सोलवेंट के अंदर गिराया और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट की डिमांड करता है, तो यानी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से उसकी सोल्यूबिलिटी जो है, उस केस में जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और कम करने से डिक्रीज होगी। तो ध्यान रखना, एक केस तो है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, और एक केस है बच्चों एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, राइट? तो जो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है, अगर मैं उसका केस आपको बताऊं, एक केस ये है,
इसका मतलब यह है कि इफ सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर अगर सॉल्यूशन बनाते हैं और उन्हें हीट की जरूरत पड़ती है, किसकी? हीट की, तो वो एक एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। इस केस में, इस केस में अगर ऐसा हो रहा है, देन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature solubility increases। अगर ऐसा है तो solubility जरूर इंक्रीज होगी। अगर ऐसा है तो solubility बच्चों जरूर इंक्रीज होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट मिलने से सॉल्यूशन बनता है और वो हीट की डिमांड करता है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। राइट? कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका सबसे सिंपल उदाहरण है कि चीनी को और पानी को अगर आप मिलाते हैं, उस केस में अगर आप हीट देंगे तो वो उतनी ज्यादा चीनी पानी अपने अंदर घुलाने लगेगा, यानी चीनी की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। राइट? इसी तरीके से अगर हम यहां बात करें, यहां पर बात करें कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलने से आपका सॉल्यूशन बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है और हीट भी निकलती है, और हीट भी निकलती है, यानी एक्सोथर्मिक जो मैं बात कर रहा हूं, हीट भी निकल रही है। तो इसका यह मतलब हुआ कि टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, और टेम्परेचर कम किया तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। राइट? क्योंकि ली चैटलियर ने ऐसे ही कहा था बच्चों कि अगर आपका हीट रिलीज हो रहा है, किसी प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आप बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, और अगर टेम्परेचर आप घटाओगे तो आप फॉरवर्ड शिफ्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी इन शॉर्ट, एक्सोथर्मिक जितने भी फिनोमेना होते हैं वो कम टेम्परेचर पे होते हैं, और एंडोथर्मिक जो होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे होते हैं। ये कहानी, ये रिप्रेजेंटेशन ही बताती है। राइट? चलिए, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा है, देन तब क्या? तब ये होगा कि टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी बच्चों डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह बात मेरी समझ में आ गई है। राइट? हाँ, अब आपको एक स्पेशल केस बनाना है। स्पेशल केस क्या है वो देख लो कि कुछ डिसोल्यूशन ऐसे भी होते हैं ना ही वो हीट मांगते हैं ना ही हीट रिलीज करते हैं, यानी वो थर्मो केमिकल फिनोमिना है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? यानी कोई थर्मल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। राइट? अगर केमिकल शब्द भी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अगर चेंज जो हो रहा है वो हीट को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे फिनोमिना में टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों को लगता है कि टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी हमेशा चेंज होती है हर केस में, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग केस में यही होता है कि आप टेम्परेचर चेंज करो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन देयर आर सम रेयर केसेस जिसमें टेम्परेचर आप कम कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए, सोल्यूबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा और उसको आप नोट बना के लिख लें। तो सम सॉल्यूशंस are formed
विदाउट इन्वॉल्विंग मीन्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट, without involvement of heat, that is neither heat is absorbed nor released. और वो केस ऐसे हैं कि टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया तो उनकी सोल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? इन दैट केस solubility, in that case solubility is not affected, solubility is not affected by change in temperature, by change in temperature. उस केस में टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, देयर आर सम सॉल्यूशंस जिसमें टेम्परेचर ज्यादा करने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, देयर आर सम सॉल्यूशंस जिसमें टेम्परेचर ज्यादा करने से सोल्यूबिलिटी घटेगी, एंड देयर आर सम रेयर सॉल्यूशंस जिसमें टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ में आ गया है, दिमाग में बैठ गया है, राइट? नाउ नेक्स्ट कम टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब आप सॉलिड चीज को लिक्विड में डालते हो या फिर लिक्विड को लिक्विड में डालते हो, आपको पता है ना हम यही केस पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में प्रेशर का कोई खास रोल नहीं होता। प्रेशर का रोल वहीं आता है जहां गैस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जहां पर गैस की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी जब हम अगले केस में आएंगे जहां पर सोल्यूट गैस होगा, उस केस में प्रेशर का सिग्निफिकेंट रोल है। अदरवाइज प्रेशर का सॉलिड लिक्विड के केस में कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, राइट? चलें लिखें, फिर ये बात लिख लें बच्चों, क्या देयर इज नो significant effect of pressure in solubility of solid or liquid in liquid. Solubility of solid और liquid in liquid, कोई फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है प्रेशर का। अगर मैं ये बात करूं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आ गई होंगी, कोई समस्या नहीं है, कोई शक नहीं है। यस, वी हैव डन आर फर्स्ट केस विच इज solubility of solid और liquid in liquid, राइट? चलो अगले केस पे आते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, राइट? चलो आ जाओ नेक्स्ट केस इज solubility of gas in liquid, और ये बहुत ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां लिख भी देता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट, राइट? ध्यान से देखना इसमें, अगर आप गैस को लिक्विड में घुलाना चाहते हैं तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर उस पर काम करते हैं। ऑब्वियसली पहला फैक्टर तो यही है, नेचर ऑफ गैस। मतलब अगर गैस डिफरेंट शक्ल की है, यानी गैस अगर डिफरेंट थोबड़ों की है, यानी अगर गैस डिफरेंट नेचर की है, तो यार उसकी सोल्युबिलिटी अलग ही होगी। अब आपको याद क्या करना है, जो गैस आसानी से लिक्विफेबल होती है, जो गैस इजीली लिक्विफेबल होती है, वो ज्यादा घुलेगी लिक्विड के अंदर एज कंपेयर टू अदर गैसेस, राइट? जिस गैसेस को, यानी जिन गैस को लिक्विफाई करना आसान है, उनको ही घुलाना आसान होता है। अंडरस्टूड? ओके, चलें तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, द गैस इज
द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफेबल यानी लिक्विफाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइड आर मोर सोल्यूबल, आर मोर सोल्यूबल। और अगर 11 का एक मैटर याद है जहां पर हम गैस की बात करते थे, गैस के क्रिटिकल कांस्टेंट्स की बात करते थे, उसकी लिक्विफिकेशन की बात करते थे, तो हमने वहां पर एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसको लिक्विड बनाना आसान होता है, और जिसको लिक्विड बनाना आसान होता है उसी को घुलाना आसान होता है। घुलाना मींस डिसोल्व करना आसान होता है। तो मैं ये बात भी कह सकता हूं, और एक ही बात है, ये बात भी कह सकते हैं क्या, गैसेस हैविंग greater value of critical temperature TC. What is TC? TC is critical temperature. Gases having greater value of critical temperature have greater solubility. Have greater solubility. तो जिन गैसेस का बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उनको घुलाना आसान होता है, यानी आपने जो 11th में पढ़ा है मैं उससे कनेक्शन बिठाता हूं। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उनको लिक्विड बनाना आसान होता है, और जिनको लिक्विड बनाना आसान होता है, अरे भैया उसी को तो घुलाना आसान होता है, राइट। चलो, जैसे बच्चों में CO2 और हाइड्रोजन का केस लेता हूं, तो उसमें CO2 विनर होगा लिक्विफिकेशन में, क्योंकि CO2 को लिक्विड बनाना आसान है। और अगर CO2 लिक्विड बनने की रेस में जीत रहा है तो वो सोल्यूबिलिटी में भी जीत जाएगा। CO2 से ज्यादा विनर अगर मैं कहूं लिक्विड बनने में तो अमोनिया है, NH3। तो NH3 अगर CO2 से जल्दी लिक्विड बनता है यानी इजिली लिक्विफेबल है, अमोनिया CO2 से ज्यादा घुलेगा, राइट। अंडरस्टूड आई थिंक, राइट। चलिए आइए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यार सीधी सी बात है, जब आप गैस को लिक्विड के अंदर डालोगे, टेम्परेचर जितना कम रखोगे उतना बेटर है, गैस जल्दी घुलेगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होगा कि गैस जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी यार वैसे ही ज्यादा होती है उसके मॉलिक्यूल्स की, टेम्परेचर बढ़ाने से और भी ज्यादा होगी और वो एस्केप करना शुरू करेगी, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी और फिर वो लिक्विड में ठहरेगी नहीं। लिक्विड में ठहरेगी नहीं तो भैया घुलेगी नहीं। ध्यान रखना, बड़ा नॉर्मल सा है यार। इमेजिन करके देखो, आप इमेजिन करो, आपने 10th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं, जो जीव जल में रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, लेकिन वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। डिजोल्व्ड, घुली हुई ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई होती है, उस ऑक्सीजन को वो मांगते हैं, लेते हैं। ठंडे पानी में वो इसीलिए कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ठंडा पानी मतलब लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर जहां होगा वहां सोल्यूबिलिटी गैस की लिक्विड में ज्यादा होगी, और टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी ल्यूक वार्म निकला, वार्म निकला, हॉट निकला, तो उसमें गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो वहां पर एक्वेटिक स्पीशीज कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहां पर आप ये बात लिख लीजिएगा, क्या, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, solubility, with increase in temperature, solubility of gas in liquid decreases। और ध्यान रखना, जब आप टेम्परेचर की बात करोगे तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है उस वक्त, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा ना तो ताप जो है, टेम्परेचर जो है, उसका एक एक्चुअल जो है इफेक्ट हमें नोटिस होगा, समझ में आएगा।
ऐसे ही जब मैं प्रेशर की बात करूंगा तो इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लूंगा ताकि प्रेशर का ही रोल मेरे को समझ में आए कि इंडिपेंडेंट रोल प्रेशर का क्या होता है, राइट। अगर आपको याद हो तो पीछे मैंने लिखवाया था कि प्रेशर का कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन कब नहीं होता, जब आप सॉलिड को या लिक्विड को लिक्विड में घुलाते हो। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो है गैस को लिक्विड में घुलाना, राइट। उसके लिए प्रेशर का एक अहम रोल होता है। प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी गैस की इंक्रीज होती है और प्रेशर कम कर देने से गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है। सिंपल है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। जैसे मैंने बात की थी कि टेम्परेचर का रोल बताया तो प्रेशर फिक्स कर लिया, प्रेशर का रोल बताऊंगा तो भैया टेम्परेचर को फिक्स कर लूंगा, राइट। जैसे आप इमेजिन करो कि सॉफ्ट ड्रिंक है और उसके अंदर गैस मिली होती है, यू नो दैट CO2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, इन दैट ड्रिंक। और मान लो आपने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ओपन कर दी, ओपन करने से प्रेशर कम हुआ तो आप देखिए गैस फिजिस आउट, गैस बाहर आना शुरू करती है, क्योंकि दबाव जो है वो ज्यादा रहता है तो गैस ज्यादा घुली रहती है और दबाव कम रहता है तो गैस कम घुलती है। ज्यादा दबाव ज्यादा सोलिबिलिटी, कम दबाव कम सोलिबिलिटी, राइट। तो आप ये चीज भी लिख लीजिए। क्या चीज भैया, क्या चीज? और वो चीज ये है कि विद increase in pressure, solubility of gas increases in liquid at constant temperature, राइट। और आपको मैं एक अच्छी बात बता देता हूं, और यही वाला जो पॉइंट है यही चैप्टर को आगे लेके चलता है, राइट। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हम पढ़ते हैं हेनरी लॉ में। आप इसकी हेडिंग बना लेंगे, ब्रैकेट में लिख लें चाहे हेनरीज लॉ। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों वो हेनरी लॉ की है और हमारा अगला टॉपिक इसलिए हेनरी लॉ होगा, जो बात करेगा गैस को अगर लिक्विड में घुलाना है तो प्रेशर को रखिएगा ज्यादा और अगर कम घुलाना है तो प्रेशर को रखिएगा कम। मेरी बात में है दम, ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। प्रेशर को बदलूंगा, टेम्परेचर को नहीं बदलूंगा, गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करूंगा। यही होती है हेनरी लॉ की स्टेटमेंट, राइट। फॉरगेट अबाउट ओवर एक्टिंग, राइट। चलिए आइए, तो हेडिंग बनाएंगे आप हेनरीज लॉ। आपको अगर पिछला स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, राइट। चलो आओ, तो मैं क्या हेडिंग हेनरीज लॉ की, हेनरीज लॉ क्या है और ये क्या बात करता है, इंट्रो पढ़ लेते हैं, राइट। देखो बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये गैस है, राइट। ये आपको कुछ स्फेरिकल शेप्स दिख रही होंगी, वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लू कलर जो है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 बार प्रेशर है तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही गैस घुल पाई है फ्रॉम द टोटल गैस अवेलेबल, राइट। और अगर आप इस वाले कंटेनर को देख पा रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर गैस हमने डाली है, तो आप गैस देख पा रहे हो ज्यादा घुल रही है क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है, राइट। प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। यही है हेनरी लॉ। और टेम्परेचर फिक्स कर लेना है, कांस्टेंट कर लेना है, तो ही प्रेशर के साथ आप सोल्यूबिलिटी को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। लिख लीजिए, व्हाट इज हेनरीज लॉ? तो आप कहेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या बताता है बच्चों ये नियम, क्या बताता है? ध्यान से देखिएगा क्या बताता है। द मास ऑफ गैस dissolved, the mass of gas dissolved per unit volume of the liquid, लिक्विड के प्रति यूनिट वॉल्यूम में गैस का जितना मास घुलेगा
वो कम होगा अगर प्रेशर कम होगा उस गैस का, वो ज्यादा होगा अगर प्रेशर ज्यादा होगा उस गैस का। यानी गैस का प्रेशर कम तो सोल्युबिलिटी कम, गैस का प्रेशर ज्यादा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा। द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड, और आप जानते हैं लिक्विड यहां सॉल्वेंट है, लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर, प्रेशर ऑफ दैट गैस, प्रेशर ऑफ दैट गैस, और यू कैन सिंपली राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, राइट। ये है एक स्टेटमेंट हेनरी लॉ की, राइट, जिसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, दैट इज M is proportional to P। मैं ये लिख सकता हूं M is proportional to P, ये बात मैं कर सकता हूं। M is mass of gas dissolved, P is pressure of a gas। What is M? M is mass of gas dissolved। What is P? Pressure of a gas, pressure of a gas, गैस का प्रेशर, राइट। ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए बताइए, मैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था चलिए बताइए, क्लियर है? तो ये है हेनरी लॉ की स्टेटमेंट, और ये है उसका एक मैथमेटिकल सिंबलाइजेशन, और अब हम बना लेते हैं फॉर्मूला। अगर बच्चों मैं इसको एक्सपेंड करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं, तो m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा बच्चों, कॉन्स्टेंट आएगा KH, कॉन्स्टेंट आएगा बच्चों KH, एंड KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और सिंपली हेनरीज कांस्टेंट, राइट। M is equal to KHP is the formula of Henry's law, where KH stands for, बच्चों KH क्या है? KH is Henry's constant, Henry's constant। तो KH है जो बच्चों वो है हेनरीज कांस्टेंट, राइट। थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि आप सबको विजिबल रहे, हेनरीज कांस्टेंट। इसे KH कहते हैं। अब KH के ऊपर यार बात करेंगे कि हेनरीज कांस्टेंट क्या है, क्या बताता है, क्या चीज है ये, राइट। इसकी कोई वैल्यू है क्या, कोई फिक्स वैल्यू है क्या, कोई यूनिट है क्या, क्या यूनिट है, ये सारी बातें करनी है। लेकिन इसी स्टेटमेंट को मैं दूसरी स्टेटमेंट में भी कहूंगा, और आपको दोनों स्टेटमेंट जो है हेनरी लॉ की याद करनी है। देखो दूसरी स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप गैस का अमाउंट लिक्विड में ज्यादा पाएं, तो आप समझ जाना गैस का प्रेशर ज्यादा है, और गैस का अमाउंट अगर आप कम पाएं, तो आप समझ जाना गैस का प्रेशर कम है। अब तुम कहोगे सर ये तो बात अंडरस्टूड है, आपने यही लिखा हुआ है, तो वही तो मैं कह रहा हूं, इनको दूसरे शब्दों में डालूंगा, मीनिंग यही रहेगा, हेनरी लॉ की एक और डेफिनेशन हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने ना 2-3 गैसेस लिक्विड में घुलाई, ए गैस, बी गैस, सी गैस लिक्विड में घुलाई, और आपने ये पाया कि ए जो है उसके 2 मोल घुले, बी जो गैस है उसके 3 मोल घुल गए, और जो सी गैस है उसके 4 मोल घुल गए। तो क्योंकि सी के सबसे ज्यादा मोल घुले हैं, तो सी का पार्शियल प्रेशर ए और बी से ज्यादा होगा, यानी उसका इंडिविजुअल प्रेशर ज्यादा होगा। यही है हेनरीज लॉ। जिस भी गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है,
जिसका मोल फ्रैक्शन कम है उसका पार्शियल प्रेशर कम है। बच्चा बोलता है आप मोल शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो, वाई यू आर यूजिंग मोल फ्रैक्शन वर्ड। आप प्रेशर वर्ड भी यूज कर सकते हो, वाई आर यू यूजिंग पार्शियल प्रेशर वर्ड। बिकॉज बच्चा पार्शियल प्रेशर शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करते हैं, राइट। मैं इंडिविजुअल गैस की बात करूंगा भीड़ में से, तो भीड़ में से जब मैं किसी एक गैस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। अब क्योंकि वहां भीड़ है तो गैस के अमाउंट को टोटल में कितना है ऐसे बताया जाएगा, इसलिए मोल नहीं मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मोल फ्रैक्शन शब्द इस्तेमाल करने से जो गैसेस की भीड़ है उस भीड़ में उस पर्टिकुलर गैस का कितना हिस्सा है वो तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ही बताएगा, राइट। चलो तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है और, लिख लीजिए और। द पार्शियल प्रेशर of any gas the partial pressure of any gas in liquid is directly proportional to directly proportional to बच्चा its mole fraction at constant temperature, है ना, पीछे भी बात की थी मैंने, at constant temperature, यहां पर भी at constant temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो चाहे ये डेफिनेशन। अगर इसको मैथमेटिकली मैं दिखाऊं बच्चों, इसको मैथमेटिकली दिखाऊं, दैट इज P is directly proportional to X. What is P? P is partial pressure. What is X? Mole fraction of that gas in liquid, right? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, देखिए P is equal to KHX, P is equal to KHX, ये हो जाएगा P is equal to KHX। तो KH बच्चों हेनरीज कांस्टेंट होता है, राइट। KH इज हेनरीज कांस्टेंट, और कल के लेक्चर में हम शुरू करेंगे हेनरीज कांस्टेंट क्या है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू है क्या, इसका कैसा नेचर है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूनिट क्या है। फिर हम हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरल क्वेश्चंस किए जाएंगे, ग्राफ से समझेंगे हेनरी लॉ क्या है, और इसके बाद हम जो बातें करेंगे हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस की करेंगे, उसके अजम्पशंस की करेंगे कि उसमें हेनरी लॉ में कोई अजम्पशन है, कोई लिमिटेशन है क्या, और उसके बाद हम हेनरी लॉ को खत्म कर देंगे। और एक बहुत अच्छा और प्यारा टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को समझ में आया होगा आज का सेशन। बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मजे करिए, ओके।